Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं सेकंड लेक्चर ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर न्यूक्लियाई, है ना। तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं रेडियो एक्टिव डिके के बारे में, फिर पढ़ेंगे हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग और समझें तो 2 months आफ्टर रॉन्जन अनाउंस्ड हिज डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, the French physicist Antoine Henri Becquerel tried to find out whether any elements spontaneously emitted X-rays, है ना। एक तो हम लोगों ने देखा था कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे जबरदस्ती करवाया गया था ना, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवा करके। तो अब बेक्वेरल साहब ने ये सोचा कि क्या कोई एलिमेंट स्पॉन्टेनियसली एमिट कर सकता है एक्सरे। टू डू दिस ही रैप्ड अ फोटोग्राफिक प्लेट इन ब्लैक पेपर to keep out the light and then put pieces of various elements against the wrapped plate. From Roentgen's work, Becquerel knew that if these materials emitted X-rays, the rays would go through the paper and blacken the plate, है ना, वो वहां पर blacken कर देंगे प्लेट को। He found that although most elements produced no effect, यूरेनियम डिड प्रोड्यूस रेज, है ना। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 99.9% एटम्स या एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, है ना। तो कुछ ही तो रेडियो एक्टिव होते हैं। इट वॉज सून डिस्कवर्ड दैट सिमिलर रेज आर एमिटेड बाय अदर एलिमेंट्स सच एज थोरियम, एक्टीनियम एंड 2 new elements discovered by मेरी एंड पियर क्यूरी, पोलोनियम एंड रेडियम, है ना। इन लोगों ने पोलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी करी थी। The emission of these rays was evidence of much more drastic changes in the atom than atomic excitation. These rays were the result of not of changes in the electron energy states of the atom, but of changes occurring within the central atomic core, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक्लियस के अंदर के चेंजेस की वजह से ये एमिट हो रहे थे। These rays were the result of a spontaneous चिपिंग अपार्ट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, और इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों अब हम लोग एंटर कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के एरिया में, है ना। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि चीजें जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, बहुत ही पजलिंग होने वाली है। कुछ चीजों का आंसर हमें क्लासिकल फिजिक्स से नहीं मिल पाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर देयर इज एब्सोल्युटली नो वे टू प्रिडिक्ट whether any given nucleus in a radioactive sample will be among the small number of nuclei that decay during any given second. All have the same chance. ठीक है, तो मतलब हम लोग ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अगर हमारे पास, है ना, सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई हो तो कौन सा डिके करेगा, है ना। सबके पास सेम चांस होता है, हम लोग बस प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो वही यहां लिखा है, although we cannot predict which nuclei in a sample will decay, we can say that if a sample contains n radioactive nuclei, then the rate, that is minus dn by dt, है ना। यहाँ पर माइनस डी एन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो कम होता जा रहा है ना, तो डी एन नेगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर माइनस डी एन बाई डी टी यूज करा गया है, ठीक है। देन द रेट एट विच न्यूक्लियाई विल डिके इज प्रपोर्शनल टू n। तो देखिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए कहीं वॉर छिड़ा है ना, पुराने जमानों में जब वॉर छिड़ता है ना, दो राजा लोगों के बीच में, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर छोटी मोटी फाइट है ना, जैसे मान लीजिए एक तरफ से 50 सैनिक गए, एक तरफ से 50 सैनिक गए, तो अब कितने सैनिक शहीद होंगे तो उनका आइडिया हमें लग सकता है ना। जैसे कि अगर 50-50 गए तो हो सकता है कि एक तरफ से 15 सैनिक शहीद हो, एक तरफ से 15 सैनिक शहीद हो, इसी ऑर्डर का हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर फाइट बहुत बड़े लेवल का हो, है ना, अगर फाइट बड़े लेवल का होगा, मतलब 5000 एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरे तरफ से भी लगभग 5000 आ रहे हैं, तब तो क्वाइट ऑब्वियस है कि एक तरफ के सैनिक हो सकता है कि लगभग 1000 शहीद होंगे और इधर के भी हो सकता है कि लगभग 1000 सैनिक शहीद होंगे। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितने ज्यादा सैनिक शहीद हो रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितने सैनिक एक्चुअली उस वॉर का हिस्सा है। तो उसी तरीके से जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा डिके होगा। तो इसी चीज को बच्चों हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर dt टाइम की बात करें ना, तो dt टाइम में कितने, है ना, कितने न्यूक्लियाई डिके करेंगे, दैट इज माइनस dn कितना होगा, वो एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक्चुअली कितने ज्यादा पार्टिसिपेट करें ना, कितने न्यूक्लियाई हैं, तो उन पे ये चीज डिपेंड करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इज प्रोपोर्शनल टू n इन विच लैम्डा
द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, लैम्डा का नाम क्या है, डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर एवरी रेडियो न्यूक्लियाइड। दी इट्स एसआई यूनिट इज द इनवर्स सेकंड है ना, सेकंड इनवर्स जो है वो इसकी एसआई यूनिट हो जाती है ना। अब चलिए इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, जैसे माइनस डी एन अपॉन डी टी बराबर लैम्डा एन है, तो डी एन अपॉन एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा डी टी। अब अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करें ना, तो लेटर से कि t बराबर टी नॉट पर n की वैल्यू n नॉट थी, और लेटर से कि किसी t टाइम पर n की वैल्यू n हो गई है ना, नंबर ऑफ जो अभी एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उनकी वैल्यू n हो गई। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ln n माइनस ln n नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी माइनस टी नॉट। Here n naught is the number of radioactive nuclei in the sample at some arbitrary initial time t naught है ना, किसी t naught टाइम पर लेटर से कि n naught जो है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, ठीक है। अब अगर मैं t naught को 0 असाइन कर दूं है ना, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या लिख सकते हैं, ln n अपॉन n naught बराबर माइनस लैम्डा टी। टेकिंग द एक्सपोनेंशियल ऑफ बोथ साइड्स है ना, दोनों तरफ अगर हम लोग क्या कर दें, एक्सपोनेंशियल का यूज करें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, n अपॉन n नॉट बराबर e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और यहां से हमारे पास एक बड़ी प्यारी इक्वेशन आ गई, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। क्लियर है बात। तो यहां पर हम लोग बोल पा रहे हैं कि जो n नॉट है ना, n नॉट क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कब t बराबर 0 पर जो थे, और n क्या है, n इज द नंबर रिमेनिंग एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम t है ना, t टाइम पर कितने सैनिक अभी अलाइव हैं वो हमें काउंट बता रहा है n का, ठीक है ना। तो उसी तरीके से n जो है हमें क्या बता रहा है कि कितने न्यूक्लियाई हैं जो अभी डिके नहीं किए हैं, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, नोट दैट लाइट बल्ब्स फॉर वन एग्जांपल फॉलो नो सच एक्सपोनेंशियल डिके लॉ है ना। ये हम लोग नॉर्मल एक बात कर रहे हैं जिससे पता लगेगा कि जो अभी हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं वो कितनी डिफरेंट है। इफ वी लाइफ टेस्ट 1000 बल्ब्स वी एक्सपेक्ट दैट दे विल ऑल डिके दैट इज बर्न आउट एट मोर और लेस द सेम टाइम है ना। ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं अगर एक ट्यूबलाइट खरीद के लाए तो अगर वो 1 साल चलता है तो अगले साल एक और बल्ब खरीद के लाए वो भी लेटर से 1 साल चलता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग समझ पा रहे हैं कि सारे के सारे जो लाइट बल्ब्स है वो उनका लाइफ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कोई मान लीजिए 11 महीने चला, कोई 1 साल 1 महीने चला है ना, लेकिन रफली सेम रहेगा। लेकिन द डिके ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स फॉलो क्वाइट अ डिफरेंट लॉ है ना। तो कोई हो सकता है कि इमीडिएटली डिके कर जाए, कोई हो सकता है बहुत टाइम लगा दे है ना। तो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग, बस प्रोबेबिलिटी ही दे सकते हैं, ठीक है। वी आर ऑफन मोर इंटरेस्टेड इन द डिके रेट, मतलब आर जो कि क्या होता है माइनस डी एन बाई डी टी है ना, कितने डिके कर रहे हैं पर सेकेंड, दैन इन एन इटसेल्फ, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी है ना, यही हम लोग कह रहे हैं। और माइनस डी एन बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है ना। तो ये एक्सप्रेशन बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर n अपॉन एन नॉट बराबर ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें ना, तो सबसे पहले n बराबर क्या आ गया, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें ना, लेटर से मैं माइनस डी एन अपॉन डी टी निकालना चाह रहा हूं, तो वो कितना आ जाएगा। तो देखिए एक तो साइन माइनस और इधर से चेन रूल से माइनस लैम्डा टी जब करेंगे तो वहां भी माइनस आ जाएगा, तो मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा एन नॉट, फिर लैम्डा उतर करके आएगा, फिर ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो वही तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास आर क्या आ गया, आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पर आर नॉट किसे कहा जा रहा है, लैम्डा एन नॉट को, ठीक है ना। और आर बराबर सिंपली क्या हो गया, लैम्डा इंटू एन हो गया, वेर आर एंड द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कैपिटल एन दैट हैव नॉट येट अंडरगॉन डिके मस्ट बी इवैल्यूएटेड एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है ना। तो एक ही टाइम पर की बात हो रही है। द टोटल डिके रेट आर ऑफ अ सैंपल ऑफ वन और मोर रेडियो न्यूक्लियाइड्स इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल है ना। इसे जनरली कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं ना, एक्टिविटी को कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। द एसआई यूनिट फॉर एक्टिविटी इज द बेक्वेरेल, नेम्ड फॉर हेनरी बेक्वेरेल द डिस्कवरर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और 1 बेक्वेरेल का मतलब क्या होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या फिर 1 डिके पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आर है उसे हम लोग ए भी कह सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है, एक्टिविटी कहलाता है ना। वही यहाँ लिखा है, द टोटल डिके रेट आर ऑफ अ सैंपल ऑफ वन और मोर रेडियो न्यूक्लियाइड्स इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ दैट सैंपल, ठीक है। इसके अलावा एक और यूनिट है क्यूरी है ना।
वो भी अभी भी कॉमनली यूज में है। 1 क्यूरी बराबर क्या होता है 3.7 इंटू 10⁻10 becquerel, है ना। इसके अलावा बच्चों एक और चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है लाइफ टाइम्स, है ना। देयर आर टू कॉमन टाइम मेजर्स ऑफ हाउ लॉन्ग एनी गिवन सैंपल ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड लास्ट्स, है ना। वन मेजर इज द हाफ लाइफ, एक तो हाफ लाइफ टी हाफ का क्राइटेरिया रहेगा, विच इज द टाइम एट विच बोथ एन एंड आर हैव बीन रिड्यूस टू वन हाफ देयर इनिशियल वैल्यूज। मतलब कि जो टोटल काउंट है वो भी कितना हो चुका होगा, हाफ हो चुका होगा, और जो रेट है वो भी क्या हो चुका होगा, हाफ हो चुका होगा, या फिर एक्टिविटी जो है वो हाफ हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हम लोग हाफ लाइफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीन या फिर एवरेज लाइफ टाउ, विच इज द टाइम एट विच बोथ एन एंड आर हैव बीन रिड्यूस टू e⁻⁻1 ऑफ देयर इनिशियल वैल्यूज। मतलब कि अगर शुरुआत में एन नॉट थे तो अब कितने हो चुके होंगे, एन नॉट अपॉन ई हो चुके होंगे, और उस टाइम को एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ के नाम से हम लोग जाना जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग हाफ लाइफ को डिटेल में देखते हैं ना। तो हमें एक आइडिया तो लग रहा है ना कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है। जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था, एन का फॉर्मूला क्या आया था, एन इज इक्वल टू एन नॉट e⁻⁻λt। तो यहाँ पर जो उसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्चुअली मास और टाइम के बीच में दिखाया गया है, पर वो भी इसी के जैसा आएगा, है कि नहीं, क्योंकि जितना नंबर होगा न्यूक्लियस का, है ना, उसी के हिसाब से तो मास भी डिसाइड होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे को शो करा गया है, ये रेडियम सैंपल के बारे में शो करा गया है ना, कि जैसे वो 1 kg था मान लीजिए शुरुआत में। अब अगर 1620 साल के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वो सिर्फ हाफ kg ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि हाफ kg जो है वो डिके हो चुका होगा। फिर अगले 1620 साल के बाद, है ना, मतलब कि 3240 साल के बाद ओवरऑल ये आधे का भी आधा रह जाएगा, और उसके भी 1620 साल के बाद ये आधे के आधे का आधा रह जाएगा, मतलब 1/8 रह जाएगा। देखिए बच्चों, बड़े आराम से हम लोग टी हाफ निकाल सकते हैं ना। जैसे कि हम लोगों को पता है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, n नॉट e⁻⁻λt, और हमें n की वैल्यू क्या चाहिए, हमें n की वैल्यू n नॉट बाई 2 चाहिए। तभी इतने ही टाइम पर तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सैंपल है ये क्या हो गया, ये आधा हो गया। ठीक है, तो n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से e⁻⁻λt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e⁻⁻λt की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग दोनों साइड ln ले लें, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -λt इज इक्वल टू ln ऑफ हाफ, और यहां से फर्दर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा λt इज इक्वल टू ln 2, है ना, और यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 2 अपॉन लैम्डा, है ना। और ये जो t आया इसे ही हम लोग कौन सा t कहेंगे, t हाफ कहेंगे। क्लियर है। तो इतने टाइम के बाद हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि n से वैल्यू क्या हो जाएगी, n नॉट से वैल्यू क्या हो जाएगी, n नॉट बाय 2 हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693। तो t हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहां से बच्चों हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, और वो है n तो ऑलरेडी में पता है n नॉट e⁻⁻λt होता है। इसके अलावा एक और रिलेशन हमारे पास आ चुका है, वो है n नॉट अपॉन 2 t बाय t हाफ। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों इस रिलेशन को, कि जैसे कि मान लीजिए, है ना, कि अगर मैं t को t हाफ रख रहा हूं, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं t की वैल्यू t हाफ रख दूं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए n नॉट अपॉन 2 हो जाएगी ना। उसी तरीके से अगर मैं टाइम की वैल्यू 2 टाइम्स t हाफ लूं, है ना, मतलब 2 हाफ लाइव्स, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि t की वैल्यू अगर 2 टाइम्स t हाफ होगी तो ये कितना हो जाएगा, n नॉट अपॉन 4 हो जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। तो हमारे को ये जो फॉर्मूला मिला है ना, ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बच्चों, हाफ लाइफ के बारे में कुछ और मजेदार चीजें समझते हैं। द रेडियो एक्टिव डिके रेट ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक टाइम, द हाफ लाइफ, है ना। दिस इज द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ एन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिके। जैसे कि हम लोगों ने रेडियम का एग्जाम्पल लिया था ना, रेडियम 226 फॉर एग्जाम्पल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1620 years. This means that half of any given specimen of radium-226 will be converted into other elements by the end of 1620 years, है ना। In the following 1620 years, half of the remaining radium will decay, leaving only 1/4 the original amount of radium.
और हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि हर अगले 16-20 ईयर्स के बाद वो ओरिजिनल सैंपल का हाफ होता चला जाएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, n0 है n0/2, फिर n0/2 का भी आधा n0/4, फिर n0/4 का भी आधा n0/8, फिर n0/8 का भी आधा n0/6 एंड सो ऑन। ठीक है, आफ्टर 20 हाफ लाइव्स द इनिशियल क्वांटिटी रेडियम 226 विल बी डिमिनिश्ड by a factor of about 1 million, है ना। Cobalt 60, a standard source for radiotherapy, has a half-life of 5.27 years. The isotopes of some elements have a half-life of less than a millionth of a second. तो अलग अलग की अलग अलग होती है ना half-life. While uranium 238, for example, has a half-life of 4.5 billion years, है ना। Every isotope of every radioactive element has its own characteristic half-life. तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है कि अलग अलग सैंपल्स या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग हाफ लाइफ कैसी कैसी हो सकती है ना। इसके अलावा देखिए बच्चों कि many elementary particles have very short half-lives. The muon, a close relative of the electron, which is produced when cosmic rays bombard atomic nuclei in the upper atmosphere, है ना, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 2 millionths ऑफ अ सेकेंड, मतलब कि सिर्फ 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड एक्चुअली। लेकिन ये हमारे को बड़ा कम लग रहा है, बट इट इज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन द सब न्यूक्लियर स्केल। क्लियर है ये बात। द शॉर्टेस्ट हाफ लाइव्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर ऑन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻23 सेकेंड, है ना। इतना भी हाफ लाइफ पाया गया है। और ये टाइम किसके कंपेरेबल है? The time light takes to travel a distance equal to the diameter of a nucleus. सोचिए, the half lives है ना, एक और मजेदार चीज, the half lives of radioactive elements and elementary particles appear to be absolutely constant, unaffected by external conditions, however drastic, है ना। कैसी भी कंडीशन हो, है ना, वाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सट्रीम्स हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हो, एंड इवन वायलेंट केमिकल रिएक्शंस जो है उनका भी कोई असर अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है ना, ऑन द रेट ऑफ डिके ऑफ अ गिवन एलिमेंट। और ऐसा क्यों? तो ये हम लोग समझ सकते हैं ऐसा इसलिए बिकॉज एनी ऑफ दीज स्ट्रेसेस ऑल्दो सिवियर बाय ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स इज फार टू माइल्ड टू अफेक्ट द न्यूक्लियस इन द डीप इंटीरियर ऑफ द एटम, है ना। न्यूक्लियस बहुत सेफली जो है एटम के इंटीरियर में रहता है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अपने बॉडी से, है ना। जैसे आपके अंदर जो हार्ट है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, लेकिन उसको कितने प्रोटेक्टेड वे में रखा गया है ना। ईश्वर ने जो उसकी रचना करी है तो पूरा, है ना, रिब केज है और प्रॉपर उसको इस तरीके से रखा है कि आपको बाहर से जख्म आए लेकिन अंदर वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। तो उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियस है ना, ये भी एटम के डीप इंटीरियर में रहता है और बहुत सेफली रहता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस आसान से टॉपिक के ऊपर एक सवाल देखते हैं। अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज 6 × 10⁻18 एक्टिव न्यूक्लियाई एट अ सर्टेन इंस्टेंट। हाउ मेनी ऑफ दीज न्यूक्लियाई विल स्टिल बी इन द सेम एक्टिव स्टेट आफ्टर 2 हाफ लाइव्स? तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं n = n0/2⁻t/t½ पर मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ उसके पहले ना। जैसे हम लोगों ने ये तो फाइंड आउट कर लिया था कि t½ जो है वो ln2/λ होता है। अब हमें ये भी पता है कि n = n0e⁻⁻λt होता है। अब मैं लैम्डा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, ln2/t½ तो वही देखिए यहाँ पर ln2/t½ मैंने रख दिया। तो ये क्या बन गया, n = n0e⁻⁻λt मतलब ln2/t½ × t आ गया, है ना। तो अब देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, n0/2t/t²। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करें, इस्तेमाल करें ना। तो जैसे कि यहां पर क्या बोला गया है, आफ्टर 2 हाफ लाइव्स बोला गया है, तो t बराबर हम लोग क्या बोल देंगे, 2 × t½ ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n0 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर, अब t/t½ कितना हो जाएगा, तो ये सिंपली 2 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, n0/4, है ना। तो शुरुआत में कितने थे एक्टिव, 6 × 10⁻18। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर n को लिख देंगे हम लोग 6 × 10⁻18 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁻18, है ना। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।
एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 hours emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level. The minimum time after which it would be possible to work safely with this source is, and there are 4 options: 6 hours, 12 hours, 24 hours and 128 hours. तो देखिए बच्चों, अभी शुरुआत में क्या हो रहा है कि जो इंटेंसिटी है ना वो 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ लेवल है। अब हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे क्या होते जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे जो है ना, जो डिके का रेट है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है ना कि -dn/dt वो किसके बराबर होता है। एक्चुअली ये बराबर होता है लैम्डा इंटू एन के। और n जो है जैसे जैसे कम होता जाएगा, हम लोग समझ पा रहे हैं कि -dn/dt भी जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इंटेंसिटी क्या हुआ, एक तरीके से जैसे लाइट के केस में हम लोग देखते थे, है ना, इंटेंसिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग इंटेंसिटी ऐसे ही समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा, है ना, जितने ज्यादा यहाँ पर एमिशंस हो रहे हैं, है ना, जितना ज्यादा डिके होगा उतना ज्यादा एमिशंस होगा, और वही इंटेंसिटी को गवर्न कर रहे हैं। तो अगर इंटेंसिटी को हमें 64 टाइम्स कम करवाना है तो n को भी हमें क्या करवाना है, n को भी हमें n0 से 64 टाइम्स करवाना है। तो बेसिकली जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n0/64 टाइम्स हो जाएगी, तब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो परमिसिबल सेफ लेवल आ जाएगा, है ना, वो अटेन हो जाएगा, राइट। तो हमें n की वैल्यू को क्या रखना है, n0/64 कर देना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, सबसे बढ़िया फॉर्मूला होगा n0/2 की पावर t/t½ क्लियर है ये बात। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें ना, अगर हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करें डिनोमिनेटर्स को, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 की पावर t/t½ शुड बी इक्वल टू कितना, 64, है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, ये आ जाएगा 2 to the power 6, है ना। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि है ना, t/t½ जो है वो कितने के बराबर आ जा रहा है, 6 के बराबर आ जा रहा है। और सवाल में देखिए हमारे को t½ दे रखा है ना, t½ जो है हाफ लाइफ जो है वो 2 hours दे रखा है। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई t½ है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12 hours हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि t=12 hours के बाद, है ना, इट वुड बी सेफ टू वर्क विद दिस सैंपल। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, knowing the decay constant lambda of a nucleus, find the probability of decay of the nucleus during the time from 0 to t। तो देखिए बच्चों, हमें ये पता है कि अगर शुरुआत में ना t बराबर 0 पर अगर हम लोग ये माने कि n की वैल्यू कितनी थी, n0 थी। अब हम लोग ये जानते हैं कि यार t इक्वल टू t, है ना, टाइम इक्वल टू t की अगर बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n0e⁻⁻ λt, है ना, ये हम लोगों ने डिराइव करा है। अब आप देखिए यहाँ पर कि इस टाइम के दौरान कितने डिके हुए, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि n0 माइनस n0 e⁻⁻ λt डिके हुए, आउट ऑफ कितने, तो आउट ऑफ n0 डिके हुए, है ना। तो किसी न्यूक्लियस की, है ना, तो हमें क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द टाइम फ्रॉम 0 to t। तो यही तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसी न्यूक्लियस की डिके करने की t टाइम तक में, है ना, 0 से t टाइम तक में, क्योंकि इतने डिके कर रहे हैं आउट ऑफ इतने, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 - e⁻⁻ λt में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड ड्यूरिंग 1 hour बाय 1 microgram ऑफ सोडियम 24 रेडियो न्यूक्लियाइड whose half life is 15 hours। तो अब देखिए बच्चों, हमें यह पता है कि बीटा डिके के दौरान क्या होगा कि अगर एक रेडियो न्यूक्लियाइड है ना, अगर एक रेडियो न्यूक्लियस है ना, तो वो क्या करेगा, एक बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि कितने बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं इन 1 hour, तो हमें ये निकालना होगा कि कितने, है ना, कितने न्यूक्लियस, है ना, सोडियम 24 के कितने न्यूक्लियस जो है वो डिके कर रहे हैं। तो हमें पता है कि शुरुआती, है ना, शुरुआती नंबर क्या है, n0 है। अब n0 शुरुआती नंबर है, और किसी t टाइम पर अगर मैं जानना चाहूं कि कितने एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, तो वो कितने हो जाते हैं, n0 e⁻⁻ λt। तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि कितने डिके कर गए इस t टाइम के दौरान, तो जवाब क्या होगा, n0 - n0 e⁻⁻ λt।
ठीक है। तो ये वो अमाउंट है ना, जो डिके कर चुका है, ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका है एन नॉट माइनस एन नॉट अपॉन 2 टू द पावर टी अपॉन टी हाफ। क्लियर है ये बात? तो अगर हम लोग यहाँ पर जो टाइम है ना, उसको क्या रख दें, 1 आवर रख दें, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स मिल जाएंगे जो एमिट हुए हैं इन 1 आवर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, एन बीटा की वैल्यू लिख देते हैं कितनी, एन नॉट माइनस, है ना, एन नॉट माइनस एन नॉट अपॉन 2 टू द पावर टी अपॉन टी हाफ। लेकिन बच्चों हमारे को यहाँ पर एन नॉट की वैल्यू नहीं पता है ना, एन नॉट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दे रखा था, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है ना, हमारे को सिर्फ ये दे रखा था कि 1 माइक्रोग्राम ऑफ सोडियम 24, है ना। तो 1 माइक्रोग्राम ऑफ सोडियम 24 में हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि आखिर कितने सोडियम 24 एटम्स है ना, और हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे, है ना। हमें पता है कि सोडियम 24 के केस में, है ना, अगर 24 ग्राम, है ना, अगर 24 ग्राम की बात करें तो 24 ग्राम में होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, है ना। लेकिन हमारे को कितना दे रखा है, हमारे को दे रखा है सिर्फ 10 की पावर -6 ग्राम। तो इतने में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बच्चों आ गया है एन नॉट, ठीक है। तो अब इस एन नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन बीटा, है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा, एन नॉट के बदले क्या पुट कर देंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6, और यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर। अब यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर हमारे को जो टाइम है ना, वो दे रखा है 1 आवर, है ना। टाइम हमें दे रखा है 1 आवर, और टी हाफ कितना दे रखा है, वो दे रखा है 15 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एन बीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि हम लोगों ने करा क्या इस सवाल में, है ना। सबसे पहले हमारे को सिर्फ क्या दे रखा था, सोडियम 24 का मास दे रखा था, है ना। तो सोडियम 24 के मास से हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, फिर उससे पता चला कितने न्यूक्लियाई हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि t इक्वल टू 0 पर एन नॉट न्यूक्लियाई थे, और किसी t टाइम पर कितने बच गए, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो उनका डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, डिकेड न्यूक्लियाई हो गया ना, और हर एक न्यूक्लियाई एक बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो हम लोगों ने फिर यूनिटरी मेथड लगा करके जवाब निकाल लिया, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, द एक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन प्रिपरेशन डिक्रीजेस 2.5 टाइम्स आफ्टर 7 days, फाइंड इट्स हाफ लाइफ। तो एक्टिविटी के बारे में हमारे को पता है कि A बराबर क्या हो जाएगा, A नॉट अपॉन 2 की पावर T अपॉन T हाफ, है ना। जिस तरीके से N का रिलेशन होता है उसी तरीके से एक्टिविटी का भी रिलेशन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो बस हमारे को यहाँ पर क्या पुट करना है, एक्टिविटी यहाँ पर कह रहा है कि वो क्या हो जा रहा है, वो 2.5 टाइम्स से डिक्रीज कर जा रहा है ना। तो यहाँ पर A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A को हम लोग लिख सकते हैं A नॉट अपॉन 2.5। तो A नॉट अपॉन 2.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे A नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर। अब यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर है 7 days, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, T हाफ से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर कंपेयर करें ना, A नॉट से A नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जा रहा है 2 टू द पावर 7 अपॉन T हाफ, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 2.5 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं ना। तो ln ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln ऑफ 2, और इधर से उधर करके आ जाएगा 7 अपॉन T हाफ इज इक्वल टू ln ऑफ 5 अपॉन 2 के बराबर। तो यहां से बच्चों हमारे पास बड़े आराम से देखिए T हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T हाफ की वैल्यू आ जाएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय ln 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 5 अपॉन 2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा
टी हाफ, है ना। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, अगर यहाँ पर हम लोग ln2 की वैल्यू क्या भर सकते हैं, ln2 की वैल्यू हमें पता है कि होती है 0.693 और ln5/2 है ना, ln5/2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी एक्चुअली 0.916 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो जवाब है वो आ जाएगा 5.3 डेज के बराबर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, डिटरमिन द एज ऑफ एंशिएंट वुडन आइटम्स इफ इट इज नोन दैट द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ C14 न्यूक्लियाइड in them amounts to 3/5 of that in lately felled trees. The half-life of C14 nuclei is 5570 years. तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि दी एक्टिविटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटी, है ना। यहां पर भी हमसे स्पेसिफिक एक्टिविटी, है ना, इसी का जिक्र करा गया है सवाल में। ठीक है, तो चलिए सवाल को अच्छे से समझते हैं। सवाल में क्या बोला गया है कि डिटरमिन द एज ऑफ एंशिएंट वुडन आइटम्स, और हमें नोन क्या है कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है C14 न्यूक्लियाइड की वो कितनी हो गई है, 3/5 ऑफ दैट इन लेटली फेल्ड ट्रीज। तो जो अभी अभी पेड़ गिर रहे हैं उनकी अगर एक्टिविटी देखें तो उसके कंपैरिजन में, है ना, स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो कितनी है उनकी 3/5 है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे बढ़िया बात रेडियो एक्टिविटी टॉपिक की ये है कि इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है ना। एक फॉर्मूला है जैसे A इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2 to the power T अपॉन T हाफ, है ना। N का भी यही फॉर्मूला है और A का भी यही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे को ये समझ में आ रहा है कि A की वैल्यू को कितनी रख दें, A की वैल्यू को रख देंगे 3A0 अपॉन 5 के बराबर। क्लियर है ये बात? तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A0 से तो A0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 2 to the power T अपॉन T हाफ के बराबर। अब ऑब्वियस है दोनों तरफ लॉग ले लेंगे ना, तो ln ऑफ 5/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T अपॉन T हाफ मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ 2। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें T निकालना है, ठीक है ना, और हमें T हाफ जो है वो दे रखा है ना। T हाफ कितना दे रखा है, T हाफ की वैल्यू एक्चुअली दे रखी है 5570 ईयर्स। ऑलराइट, तो चलिए यहां से हम लोग एक काम करते हैं, T को फाइंड आउट करते हैं। तो T बराबर आ जाएगा ln ऑफ 5/3 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2। ठीक है, और साथ ही साथ इसे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5570 से। ठीक है, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 5/3 अपॉन ln 2 मल्टीप्लाइड बाय 5570। तो बच्चों हमारे को ये पता है कि ln 2 की वैल्यू क्या होती है, ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 और ln ऑफ 5/3 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी तो वो एक्चुअली आ रही है मेरे पास 0.51 के बराबर। तो यहां से देखिए T की वैल्यू जो है वो कितनी आ जा रही है, लगभग 4095 ईयर्स, है ना। तो हम लोग इसे लगभग कितना कह सकते हैं, 4.1 इंटू 10 to the power 3 ईयर्स। क्लियर है बात? तो इसका मतलब कि ये जो एंशिएंट वुडन आइटम्स है ना, वो इतने साल पुराने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक और बहुत प्यारा सा सवाल है वो देखते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम 24 रेडियोन्यूक्लियाइड with activity A equal to 2 into 10 to the power 3 disintegrations per second was injected in the bloodstream of a man. The activity of 1 centimeter cube of blood sample taken T equal to 5 hours later turned out to be A dash equal to 16 disintegrations per minute per centimeter cube. The half-life of the radionuclide is capital T equal to 15 hours. Find the volume of the man's blood. तो देखिए बच्चों, हमारे को ये पता है कि एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो हो जाता है A0 अपॉन 2 raised to the power T अपॉन T हाफ के बराबर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि जो एक्टिविटी है ना, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्चुअली 16 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो ये बच्चों जो 16 इंटू V मैंने करा है, ये एक्चुअली क्या आ गया, 16 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट आ गया, है ना, क्योंकि मैंने इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। ये V कौन सा है, ये वॉल्यूम ऑफ द मैन्स ब्लड है। तो मेरे को ये पता चल गया कि कितने डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट हो रहे हैं, है ना। इसको किसके बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे हम लोग 2 into 10 to the power 3। ये A0 है लेकिन ये पर सेकंड में दे रखा है ना। तो अगर हमें क्या करना है, इसे पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे क्या करना होगा,
60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 रेज टू द पावर t अपॉन t हाफ, है ना। तो अब टाइम जो है ना, टाइम हमारे को कितना दे रखा है, तो देखिए बच्चों टाइम जो है वो हमें 5 आवर्स दे रखा है ना, 5 आवर्स लेटर, तो इसीलिए यहाँ पर t बराबर हम लोग क्या रख देंगे 5 डिवाइडेड बाय t हाफ देखिए 15 आवर्स दे रखा है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और यहां से हमारा v आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां से v बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, v बराबर आ जाएगा 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय, ये 2 है ये 16 है, तो ये कितना हो गया, ये सिंपली 8 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 1/3, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 1/3 जो है वो 1.26 होता है, ठीक है। तो अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें, है ना, तो देखिए v बराबर जो है वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 6000 सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड, है ना, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 6 लीटर्स के बराबर, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है इन द मैंस ब्लड वो कितना आ रहा है 6 लीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है एवरेज लाइफ, है ना। तो अब हम लोग एवरेज लाइफ निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है जिसमें N0 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है शुरुआत में, मतलब t = 0 पर। अब देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच विल डिके बिटवीन टाइम t टू t प्लस dt वो कितना हो जाएगा, लैम्डा n dt। आइए देखते हैं ये कैसे आया। तो देखिए बच्चों, हमारे को ये पता है ना कि -dn बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा n dt, है ना। तो यहाँ पर -dn क्या है, -dn है एक्चुअली वो नंबर ऑफ, है ना, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो क्या कर रहे हैं, डिके कर रहे हैं dt टाइम में। तो वही तो यहाँ पर आ गया है ना, t से t प्लस dt, मतलब dt टाइम में जो है कितने डिके कर जाएंगे, तो लैम्डा n dt डिके कर जाएंगे। और बच्चों ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर ये जो dt टाइम है ना, इस dt टाइम में अगर ये जो लैम्डा n dt इतने न्यूक्लियाई अगर डिके कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो है हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक साथ डिके किए ऑलमोस्ट, है ना, और उनका जो टाइम था, जिस टाइम पर वो डिके किए, उसे लगभग हम लोग क्या बोल सकते हैं, t बोल सकते हैं। तो वो t = 0 से लेकर के t = t तक सरवाइव करे, है ना। जैसे ही t टाइम हुआ वैसे ही वो लोग डिके कर गए, है ना। तो उनकी लाइफ टाइम हम लोग क्या कहेंगे, उनकी लाइफ कितनी रही, तो ऑब्वियस है कि उनकी लाइफ हम लोग कहेंगे कि t टाइम रही थी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, द सम ऑफ द लाइव्स ऑफ दीज dn न्यूक्लियाई, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्चुअली लैम्डा n dt मल्टीप्लाइड बाय t के बराबर। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हम लोग सम ऑफ द लाइव्स ऑफ दीज dn न्यूक्लियाई क्यों कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मान लीजिए क्लास में 3 बच्चे हैं ना, एक की उम्र है 17 साल, एक की 18 साल और एक की 16 साल, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब के एजेस को ऐड कर देंगे, मतलब 17 + 18 + 16, है ना, और इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 3। तो एवरेज एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये देखिए 17 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी प्रोसीजर को एक्चुअली फॉलो करते हुए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, हमें dt टाइम तक में ये पता चला कि कितने डिके कर रहे हैं, लैम्डा n dt डिके कर रहे हैं। तो उन सब डिके करने वालों की एज क्या रही थी जब वो डिके कर रहे थे, तो उनकी एज रही थी t टाइम, है ना। तो वो t टाइम तक जो है जीवित रहे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इनको तो हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर ये सारे के सारे t टाइम तक जिए, है ना, तो हम लोग सिंपली इनके एजेस का समेशन क्या कर देंगे, इनके लाइफ का समेशन क्या कर देंगे, t मल्टीप्लाइड बाय इनका नंबर जो कि लैम्डा n dt है। तो ये तो आया सिर्फ उन न्यूक्लियाई की लाइफ का सम जो t से t प्लस dt टाइम में डिके किए। अब अगर हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल द लाइव्स ऑफ ऑल द n न्यूक्लियाई दैट वर एक्टिव एट t = 0, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा ना। और ये जो सिलसिला है डिके करने का, ये हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये रुकने वाला थोड़ी है, तो t = इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ये जो ग्राफ है ये तो t = इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या भर देंगे, 0 से इन्फिनिटी भर देंगे, ठीक है। अब लेकिन जो पहला एक्सप्रेशन आया ना,
अगर हम लोग इस पहले एक्सप्रेशन को देखें तो यहां पर एक तो टाइम जो है वो वेरिएबल है ना, टाइम वेरिएबल है, और एन भी जो है वो भी वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एन को बेटर रहेगा कि क्या लिख दें, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो वही देखिए यहां पर लिखा गया है एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब पूरे के पूरे इक्वेशन में सिर्फ टाइम ही जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके बाद इसे देखिए इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है ना, तो यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म हुआ और यहां पर हमारे पास क्या आ गया, एन नॉट अपॉन लैम्डा आ गया। तो ये एन नॉट अपॉन लैम्डा क्या है, सारे के सारे न्यूक्लियाई के है ना लाइफ का एडिशन। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि जैसा अभी हम लोगों ने 3 स्टूडेंट्स के साथ करा था, उनके एजेस को ऐड किया तो यहां पर भी ऐड किया। अब हमने स्टूडेंट्स के साथ क्या किया था, उसको डिवाइड किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो यहां पर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नॉट है, तो समेशन अपॉन एन नॉट वो कितना हो जाएगा, एन नॉट अपॉन लैम्डा अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो टी एवरेज हमने कितना डिराइव कर लिया, वो आ गया एक्चुअली टी हाफ अपॉन 0.693 के बराबर है ना, अगर पिछली इक्वेशन से कंपेयर करें। तो आपको क्या याद रखना है, टी हाफ जो है वो होता है ln2 अपॉन लैम्डा, और अभी अभी जो हम लोगों ने निकाला टी एवरेज वो कितने के बराबर होता है, वो सिंपली होता है 1 अपॉन लैम्डा के बराबर। तो ये दोनों चीजें जो है हमेशा हमारे को याद रखनी चाहिए ना, एक तो हाफ लाइफ है और एक एवरेज लाइफ है। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो लेक्चर है ये पूरी तरीके से खत्म होता है, एंड आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।